सीरिया में बशर अल असद का 54 साल दौर खत्म हो गया है और वो भागकर रशिया चला गया है। रूस ने उसे सियासी पनाह दी है। रूस ने ऐसा क्यों किया, हम आगे वीडियो में ये बात करेंगे। गवर्नमेंट ऑफिस के तमाम मुलाजमीन अपने ऑफिस छोड़कर भाग गए हैं और इसराइल ने भी सीरिया में एंट्री कर ली है। इसराइल ने अपना 1974 का मायदा तोड़ दिया है। इसके अलावा सीरिया की तबाही में बाकी ममालिक भी शामिल हैं। अमेरिका, रूस, चाइना, तुर्की, इराक भी इसमें शामिल है। मगर ऐसा क्यों है, इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। सीरिया में 74% सुन्नी मुस्लिम हैं और 16% शिया मुस्लिम हैं। सीरिया में जो गवर्नमेंट थी बशर अल असद की, वो शिया कम्युनिटी से ताल्लुक रखते थे और पार्टी में अहम पोजीशंस पर भी शिया ही हैं। मगर ऐसा कैसे हुआ? मेजॉरिटी तो मुल्क में सुन्नी मुसलमानों की थी, मगर शिया की गवर्नमेंट कैसे बन गई? अभी के जो प्रेसिडेंट थे बशर अल असद, इनके वालिद हाफिज अल असद, जिनका 1970 में सीरिया की मिलिट्री में काफी अहम रोल था और सीरियन एयरफोर्स को ये लीड भी करते थे, उन्होंने 13 नवंबर 1970 को सीरिया की गवर्नमेंट का तख्ता पलट दिया और खुद को सीरिया का सदर अनाउंस कर दिया और अपनी पावर को यूज करके मुल्क में ऐसे रूल बनाए जिससे ऑपोजिशन मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। 2000 में हाफिज अल असद की डेथ हो जाती है। इनके बाद इनके बेटे बशर अल असद सीरिया के नए प्रेसिडेंट बन जाते हैं। उन्होंने भी अपने बाप की तरह तानाशाह बनकर रहते थे। इसी दौरान एक और चीज थी जो साथ वाली कंट्रीज में हो रही थी। लीबिया, इजिप्ट, जॉर्डन, यमन, वहां पर अरब स्प्रिंग चल रही थी। इन कंट्रीज के डिक्टेटर्स के खिलाफ पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही थी। इन कंट्रीज में ये जो प्रोटेस्ट चल रहे थे, ये कोई नॉर्मल प्रोटेस्ट नहीं थे। इनका इंपैक्ट बहुत ज्यादा था और कंट्रीज के डिक्टेटर्स इनसे डर रहे थे। जैसे कि लीबिया में कदाफी को मारकर इलेक्शंस हो रहे थे। इजिप्ट में भी 30 साल से रूल कर रहे हुसैनी मुबारक को भी कुर्सी छोड़कर भागना पड़ा और सीरिया में भी लोग इसी डिक्टेटरशिप से बहुत ज्यादा परेशान थे। तो बशर अल असद को भी इस बात का बहुत डर था कि कहीं सीरिया में भी ये सब शुरू ना हो जाए, इसलिए इसने इंटेलिजेंस को पूरे मुल्क में फैला दिया और वो छोटी से छोटी बात का भी इल्म रखता था कि कहीं कुछ हो तो नहीं रहा। लेकिन फरवरी 2011 में सीरिया के साउथ में एक छोटा सा शहर जिसका नाम दारा था, इसके स्कूल में 14 साल का एक बच्चा जिसका नाम मुआविया था। आप ये नाम याद रखिएगा। इस मुआविया की वजह से सीरिया में ये सब कुछ हुआ और बशर अल असद को मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। 26 फरवरी को कुछ यूं हुआ कि मुआविया अपने 14 दोस्तों के साथ टीवी पर आसपास की कंट्रीज में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उनको देख रहा था। तो उसने अपने स्कूल की दीवार पर लिख दिया अरबिक में, इट्स योर टर्न डॉक्टर। ये ओरिजिनल पिक्चर है इस दीवार की। एक्चुअली सीरिया का प्रेसिडेंट बशर अल असद भी वेस्टर्न आई हॉस्पिटल से पढ़ाई करके आया था और सब लोग इसको डॉक्टर भी कहते थे। मुआविया को इस चीज का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इसके ऐसा करने से पूरे मुल्क में अब क्या होने जा रहा है। दारा एरिया का सिक्योरिटी चीफ, जो कि बशर अल असद का रिश्तेदार भी था, नजीब आतिफ, जब इसको ये पता चलता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट डे 27 फेब को सिक्योरिटी फोर्सेस उस स्कूल के पास आती हैं और पता करती हैं कि ऐसा ये किसने किया है, तो कोई भी इनको नहीं बताता। तो इनको टोटल 15 बच्चों पर शक होता है। वो उनको उठाकर सुबह 4 बजे ले जाती हैं, जिसमें मुआविया भी होता है। सिक्योरिटी फोर्सेस इन बच्चों को बहुत टॉर्चर करते हैं, इनके नाखून तक खींच लेते हैं और इनको पानी में करंट भी लगाते हैं। मुआविया और दूसरे बच्चों के पेरेंट्स पुलिस स्टेशन जाते हैं अपने बच्चों के लिए, मगर पुलिस फोर्स उनको मना कर देती है और कहती है कि आप बच्चों को भूल जाओ, आप नए बच्चे पैदा कर लो, अगर नहीं हो सकते तो अपनी औरतों को यहाँ छोड़ जाओ। अब इसको सुनकर लोग बहुत गुस्से में आ जाते हैं और दारा के अंदर प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देते हैं और ये प्रोटेस्ट पीसफुल होते हैं और बच्चों को छोड़ने के लिए डिमांड करते हैं, मगर पुलिस बच्चों को नहीं छोड़ती। इनफैक्ट वो इन कुछ प्रोटेस्टेंट को भी उठाकर बंद कर देती है। इसकी खबर जब बाकी सिटीज में फैलती है तो बाकी जगह पर भी प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब गवर्नमेंट को ये लगने लगता है कि जो इन्होंने बच्चों को पकड़ा है ये ठीक नहीं है, अगर इन बच्चों को ना छोड़ा तो मुल्क में हालात खराब हो सकते हैं। लिहाजा वो 45 दिन बाद इन बच्चों को छोड़ देते हैं और जब ये बच्चे बाहर आते हैं तो इनको देखकर इनके पेरेंट्स और गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि इन छोटे बच्चों से अब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। इनको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था, इनके जिस्म पे बहुत ज्यादा निशानात थे और जब बच्चों ने अपने जुल्म की कहानी बताई तो लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया। लोगों ने दोबारा प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए और जुम्मे की नमाज के बाद लोग दोबारा इकट्ठे हुए और उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। और अब ये प्रोटेस्ट पीसफुल नहीं थे, बशर अल असद के खिलाफ नारे लगा रहे थे, उसको कह रहे थे कि तुम अपनी सीट से अब उतरो। सीनियर फोर्सेस इस प्रोटेस्ट पर गोलियां चला देती है और 2 लोगों की जान भी चली जाती है। सड़कों पर टैंक्स, हेलीकॉप्टर उतार दिए जाते हैं और फोर्सेस को ये ऑर्डर दे दिया जाता है कि कुछ भी हो जाए
किसी भी जगह पर प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए और भी लोगों की जान चली जाती है। इससे हालात और बिगड़ने लगते हैं और ये प्रोटेस्ट सीरिया की 20 सिटीज में फैल जाते हैं और बशर अल असद को कुर्सी छोड़ने का कहते हैं। जो प्रोटेस्ट के दौरान जख्मी होकर हॉस्पिटल जाते थे, इनको भी पुलिस जेल में डाल देती थी। अब लोगों ने हॉस्पिटल जाना बंद कर दिया और पास ही एक मस्जिद में लोग जाना शुरू हो गए जख्मियों को लेकर। कुछ डॉक्टर्स भी वहां पर इनका इलाज कर देते थे और जब सीरियन फोर्सेस को ये पता चलता है तो वो उस मस्जिद को शहीद कर देते हैं। तो उस मस्जिद में जितने भी पेशेंट्स और जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, सबकी जान चली जाती है। 2011 आते आते 1000 से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं और सीरिया की आवाम अब आर्मी से नफरत करना शुरू कर देती है। आर्मी पर वो पत्थर भी फेंकते हैं। कुछ सीरियन फोर्सेस के अपने ही लोग अपनी फौज के खिलाफ बगावत कर देते हैं और प्रोटेस्टेंट के साथ मिल जाते हैं और लोगों को लड़ना सिखाते हैं। छोटी छोटी यूनिट्स बनाते हैं और इसको फ्री सीरियन आर्मी का नाम दिया गया। ये जो चीजें सीरिया में चल रही थी, इसको देखकर आसपास वाले मुल्क जैसे कि इराक में ISI वाले भी अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए फ्री सीरियन आर्मी को सपोर्ट करने लगते हैं और इनकी मदद के लिए आ जाते हैं। बाद में ISI को ISIS कर दिया गया, यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक को बदलकर अब इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया कर दिया गया। अब यहाँ से सीरियन गवर्नमेंट की प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाती है। पहले तो ये एक छोटा मोटा सा प्रोटेस्ट था, अब ये इनके लिए सर का दर्द बन गया। फ्री सीरियन आर्मी वेपन यूज करके और गिरिला वार यूज करके सीरिया के अलग अलग इलाकों पर कब्जा शुरू कर देती है और अपना बेस वहां पर बना लेते हैं। एट द सेम टाइम सीरिया का जो ईस्ट नॉर्थ एरिया था, वहां पर कुर्द पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। ये कुर्द तुर्की में भी रहते थे और कुर्द टाइम टू टाइम अपना कुर्दिस्तान की डिमांड करते रहते थे। उनको ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है और वो अलग अलग हिस्सों पर अपना कब्जा करना शुरू कर देते हैं। इस वक्त सीरिया में 4 अलग एंटिटीज लड़ना शुरू हो गई थी। सीरियन गवर्नमेंट, ISIS, फ्री सीरियन आर्मी और कुर्द, ये चारों अपने अलग अलग मकासद के लिए लड़ रही थी। इसके बाद जो बाहर की कंट्रीज वो अपने अलग मकसद को पूरा करने लगती हैं, इनको सपोर्ट करने लगती हैं और सीरिया एक बैटल ग्राउंड बन जाता है और दुनिया की सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिविल वॉर शुरू हो जाती है यहाँ, जिसमें मल्टीपल कंट्रीज और सुपर पावर एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगती हैं। बाकी कंट्रीज इसमें क्यों आती हैं, वो बात अभी मैं आपको बताता हूँ। मिडिल ईस्ट की जो सुन्नी कंट्रीज थी जैसे सऊदी अरेबिया और कतर, ये फ्री सीरियन आर्मी को सपोर्ट करती थी ताकि सीरिया के अंदर जो बशर अल असद जो कि शिया है, इसको हटाया जा सके। ये सारी चीजें जब चल रही थी तो ईरान वो शिया मेजॉरिटी का मुल्क है, वो बशर अल असद को सपोर्ट करता था। ईरान ने एडवांस टेक्नोलॉजी और मिलिट्री तक भेजी सीरियन गवर्नमेंट के लिए। ऐसे ही बशर अल असद की दोस्ती रशिया से अच्छी थी, इसलिए वो भागकर रशिया में ही गया है। मिडिल ईस्ट में जो रशिया के इंटरेस्ट थे, इनको पूरा करने के लिए रशियन बशर अल असद को ही सपोर्ट करते थे। अब अगर रशिया सीरिया में आएगा तो यूएस कैसे पीछे हट सकता था। उन्होंने CIA को टास्क दे दिया कि वो फ्री सीरियन आर्मी को वेपन्स और ट्रेनिंग दी जाए। तो ऐसे करके दुनिया भर की कंट्रीज सीरिया में आ गई। इसके बाद 18 जुलाई को रबाटा स्क्वायर पर सीरियन गवर्नमेंट एक मीटिंग कर रही होती है इन चीजों से निपटने के लिए। इसमें सीरियन गवर्नमेंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग थे। फ्री सीरियन आर्मी बहुत दिन से इस ताक में बैठी थी, तो वो इस पूरी की पूरी बिल्डिंग को ही उड़ा देते हैं। इसमें सीरिया के डिफेंस मिनिस्टर दाऊद और बशर अल असद का ब्रदर इन लॉ आसिफ भी इनके साथ मारा जाता है। ये बहुत बड़ा सेटबैक था सीरियन गवर्नमेंट के लिए। इसके बाद इसका सदर बशर अल असद बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बैक टू बैक अटैक करता है फ्री सीरियन आर्मी पर, मगर उसके हाथ में कुछ आता नहीं है क्योंकि फ्री सीरियन आर्मी को बाहर से बहुत ज्यादा हैवी सपोर्ट मिल रही थी। इसके बाद 21 अगस्त 2013 को एक बार सुबह 2:30 बजे और एक बार सुबह 5 बजे सेम डे वो केमिकल वेपन का इस्तेमाल करती है। इसके इस्तेमाल से लाइन से लाशें बिछा दी जाती हैं। इस केमिकल अटैक के खिलाफ दुनिया के 193 ममालिक ने एक केमिकल वेपन कन्वेंशन को साइन किया था कि वो केमिकल वेपन यूज नहीं करेंगे, मगर सीरिया ने इस पर साइन नहीं किया था। केमिकल वेपन को इस्तेमाल करना बहुत ही गलत है और इसको वार क्राइम भी कहा जाता है। इसके बाद बशर अल असद के खिलाफ पूरी दुनिया हो गई। ह्यूमन राइट वॉच और एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने इसको इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाने की बात भी की। यही वो टाइम था, सबको लग रहा था कि बशर अल असद अब नहीं बच पाएगा, लेकिन चाइना और रशिया ने इसको वीटो करके इसको कैंसिल कर दिया। ऐसे ही 2017 तक 7 बार रशिया ने वीटो किया सीरिया में बशर अल असद को बचाने के लिए, लेकिन जब से केमिकल अटैक होता है तो ओबामा ने डायरेक्टली सीरिया के बेसिस पर अटैक करना शुरू कर दिया। The national security interests of the United States to respond to the Assad regime's use of chemical weapons through a targeted military
और एक तरह से रशिया और यूएस एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे, जहां रशिया बशर अल-असद के साथ खड़ा था और यूएस फ्री सीरियन आर्मी के साथ खड़ा था। लेकिन यूएस का कहना था कि वो जो कुछ भी सीरिया में कर रहा है वो आईएस के खात्मे के लिए कर रहा है। तो यूएस ने अलग अलग बेसिस पर स्ट्राइक की और आईएस के भी अलग अलग ठिकानों पर बमबारी की। तो इसके जवाब में आपने देखा होगा कि आईएस वाले जितने भी थे उन्होंने यूएस सिटीजन्स को पकड़ लेते थे और इनके गर्दन काट देते थे या जिंदा जला देते थे, पर इनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर देते थे, जिसमें ज्यादातर उन्होंने जर्नलिस्ट को पकड़ा था। इसके बाद 2015 में तुर्की भी इसमें कूद पड़ता है। जो कुर्द थे वो तुर्की को लगा कि इनके लिए भी ये मसला बना सकते हैं, तो उन्होंने भी इनके बेसिस पर एयर स्ट्राइक्स करना शुरू कर दी। रशिया ने भी अपना बेस सीरिया में बना लिया। सीरिया अब मुल्क नहीं बल्कि एक बैटल ग्राउंड बन गया था, जहां सब लोग अपना मकसद पूरा करने के लिए लड़ाइयां करते थे, जैसे कोई रेसलिंग रिंग होती है। और इसमें जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा था वो सीरिया के सिविलियंस का हो रहा था, बच्चों का, औरतों का, जिनका कोई कसूर भी नहीं था। आज तक सीरिया में इतनी बमबारी हुई है कि सीरिया अब एक कंकाल बनकर रह गया है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये अब सीरिया का ये हाल है। दुनिया की सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिविल वॉर में अब तक 4 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। 80% से ज्यादा सीरियन पॉपुलेशन गरीब बन गए हैं। लोग भूखे मरने लगे हैं। लोग सीरिया छोड़कर भागने लगे हैं। जिनको फ्लाइट नहीं मिली वो अपनी जान बचाने के लिए समंदर के रास्ते जाने लगे हैं। इस वॉर को सोशल मीडिया वॉर भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये सब सोशल मीडिया से ही स्टार्ट हुआ। आज बशर अल-असद के भागने के बाद भी इसका कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा, और ये सब स्टार्ट होता है एक छोटे से प्रोटेस्ट से और बशर अल-असद की जिद से कि वो अपनी जिद नहीं छोड़ेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।